हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का नाम है सही फैसला। ठीक है वकील साहब, आप कल आ जाएं, हम बैठकर बात करते हैं। मीनाक्षी ने कह तो दिया, पर सच यही था कि अभी भी वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस स्थिति में उसे क्या निर्णय लेना चाहिए। मेरे मायके में कुल मिलाकर 4 लोग थे, माँ, बाबूजी, बड़े भैया शिवाकांत और वह। शादी के बाद वह अपने पति के साथ रह रही थी। इधर बड़े भैया की शादी के बाद माँ बाबूजी से अलग अपनी गृहस्थी बस चुके थे। 15 साल से उनके माँ बाबूजी छोटे से किराए के घर में अकेले रह रहे थे। क्योंकि तीनों के घर एक ही शहर में थे, इसलिए अक्सर मुलाकात होती रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पिछले कुछ समय में माँ के गिरते स्वास्थ्य ने सबको चिंता में डाल दिया था। उम्र के इस पड़ाव में बाबूजी भी काफ़ी असक्त हो चले थे। घर के सभी काम, जिस पर माँ की देखभाल अब उनसे सती न थी। पहले वे माँ बाबूजी को अपने यहाँ बुलाकर कुछ दिनों उसकी देखभाल कर लेती थी। उन दिनों का मन भी थोड़े दिनों के लिए बहुत बहल जाता था, लेकिन घर गृहस्थी की बढ़ती जिम्मेदारी की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा था। वैसे भी माँ बाबूजी को अब एक स्थायी सहारे की ज़रूरत थी। क्योंकि मायके में कोई और था नहीं, इसलिए उसे बड़े भैया शिवाकांत से बात करने का मन बनाया। भैया बोले, देखो अभी मेरे पास बहुत उलझने हैं। बच्चों की पढ़ाई का तगड़ा खर्च है, तो ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही इतनी जगह है कि मैं माँ बाबूजी को रख सकूं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम कहो तो मैं महीने कुछ रुपये में उन्हें दे सकता हूँ, वे भी अपने खर्चों से कटौती करके। बड़े भैया ने जैसे ही हाथ खड़े कर दिए, भैया बात पैसे की नहीं है। क्या आप देख नहीं पा रहे हैं कि माँ और बाबूजी बिल्कुल असक्त हो चले हैं। इस उम्र में पैसे से अधिक उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता है, और हमारे सिवा उनका है ही कौन। आप तो जानते हैं कि अभी तक मुझसे जितना बना मैंने उनकी देखभाल की, पर अब मुझ पर भी तमाम बढ़ती जिम्मेदारियों का दबाव है। अगर आप इन्हें अपने साथ रख लें तो यही रही पैसे और दूसरी कोई भी मदद, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि आप भरपूर सहायता कर सकूं। मीनाक्षी ने बेचारगी से कहा, देखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति से बात कर सकता हूँ। वैसे भी जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है माँ बाबूजी महीनों तुम्हारे घर रुकते हैं, तो अब क्या हो गया कि अब तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं है। भैया की व्यंग्यात्मक टिप्पणी मीनाक्षी को चुभ गई। हाँ भैया, मानती हूँ कि माँ बाबूजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने आपके लिए कुछ कम किया है। फिर मैंने भी तो आज तक अपना बेटी धर्म ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया है। मगर आप तो कहकर मीनाक्षी ने एक लंबी सांस ली। भैया के मन में अपने लिए इतना झेर देख उसकी आंखों में दर्द भर आया। क्या जरूरत पड़ने पर बेटी की मदद करना माँ बाबूजी का कोई गुनाह हो गया। उनसे तो इस तरह की बात कभी सोची ही नहीं। बचपन से माँ ने बड़े भैया का घर में एक विशेष दर्जा दिया। उसकी पढ़ाई, टेबल, उनकी जरूरत, कॉपी, किताबें, उन्हें हॉस्टल में रखना आदि सब उनकी मर्जी के मुताबिक ही तय होता था, जबकि वे कैसे भी कहीं भी अपनी पढ़ाई कर लेती थी। उसे कभी किसी विशेष सहूलियत की आवश्यकता नहीं पड़ी। सालों से घर में हर छोटे बड़े फैसले में भैया शिवाकांत को आगे रख उनकी बात का सम्मान रखा जाता था। स्वयं बड़े भैया उनसे कई बार कह चुके थे कि मीनाक्षी, तुम इस घर के मामलों में मत पड़ा करो, हम आपस में सब निपटा लेंगे, तुम अपना घर संभालो। इस घर की और माँ बाबूजी की चिंता हम पर छोड़ दो। तो अब क्या हो गया, अब वो क्यों अपनी कई बात पर जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। फिलहाल वे इतना समझ चुकी थी कि भैया के मुंह से निकलने वाले ये शब्द असलियत में उसकी भाभी के दिमाग की उपज है। सब समझते हुए मीनाक्षी ने आखिरकार खामोश अख्तियार कर ली। बात आई गई हो गई, पर मीनाक्षी की चिंता दिनों दिन बढ़ने लगी। एक बार कार्तिक से बात करके देखो, हो सकता है वो मेरी परेशानी को समझे। आखिर मैंने भी उसके घर वालों के लिए इतना कुछ किया। सालों से इस घर और ससुराल के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। क्या मेरा इस घर में कोई हक नहीं बनता। माँ बाबूजी उसके साथ उसके घर में रहेंगे
तो उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ, थोड़ा काम बढ़ जाएगा, पर देखा जाए सोचकर उसके पति कार्तिक से बात करने का निश्चय किया। क्या मूर्खों जैसी बात करती हो? अपने भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों लेना चाहती हो? बेटे के रहते हुए लोग बेटी के पास रहें तो लोग क्या कहेंगे? आखिर सामाजिक नियम कायदे भी कोई चीज है। कार्तिक ने सामाजिक मान्यताओं के नाम पर जैसे पल्ला झाड़ लिया। पर माँ बाबूजी ने सदैव वक्त पड़ने पर हमारी सहायता की है। आज उन्हें हमारी जरूरत है तो हम अपना फर्ज निभाना चाहिए। भूल गए हमारे बच्चे के जन्म पर माँ ने कर पूरी डिलीवरी अकेले संभाली थी। घर के कामों के अलावा मेरी और सुरभि की देखभाल कितने अच्छे से की थी। मीनाक्षी ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा करनी चाहिए। अरे हाँ, माँ अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ करती ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एहसान के बदले हम उसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी ओढ़ लें, वे भी उनके बेटे के होते हुए। कार्तिक ने बेपरवाही से कहा। ओह, मीनाक्षी को जरा भी हैरानी ना हुई। इतने सालों से साथ रहते वक्त कार्तिक को तो इतना तो जानने लगी थी, पर मन का एक कोना अभी भी इस भूल में था कि उनसे हर मुश्किल परिस्थितियों में कार्तिक का साथ दिया है, तो शायद उसे निराश न होना पड़े। बहरहाल अपने द्वारा चली जा रही मीनाक्षी इस समय भारी उलझन में थी। अपने जन्मदाताओं की फिक्र में उसे अर्धमरा किए जा रही थी। कोई सहारा न दिखता था। सपने में भी माँ बाबूजी की चिंता उसे डराती थी। पूरी पूरी रात उसे नींद नहीं आती थी। हे भगवान, माँ बाबूजी के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना, वे कभी बेबस और लाचार न हो, हमेशा स्वस्थ रहें, किसी की दया के मोहताज न हो। प्रार्थना करते हुए वे सिसक पड़ी। एक एक दिन बीता जा रहा था कि माँ की बीमारी, बाबूजी की तीमारदारी और मीनाक्षी की लाचारी बढ़ती जा रही थी। क्या करे, किसे अपनी व्यथा कहे? कौन है जो उसे जख्म पर मलहम लगा रख सकता है? क्या कहीं भी माँ बाबूजी को इज्जत की दो रोटी नहीं मिल सकती? आखिरकार मीनाक्षी ने एक बड़ा फैसला लिया। समाज और खानदान की परवाह किए बिना पास ही एक वृद्धाश्रम जाकर अपने माँ बाबूजी के लिए बात कर सभी औपचारिकताएं पूरी कराई। मन में ज्यादा खुशी ना सही, आत्मसंतोष था कि अपने माँ बाबू की बेसहारा तो नहीं रहेंगे। ऐसे में एक दिन उसे वे महबूब खबर मिली कि माँ को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाते वक्त उन दोनों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। माँ ने तो तुरंत सड़क पर ही दम तोड़ दिया और अस्पताल ले जाते जाते बाबूजी की सांसों ने भी उनका सांस छोड़ दिया। एकदम से आप पड़ी इस आपदा ने सभी को विस्मित कर दिया। जिसने भी इस खबर को सुना सन रह गया। नाते रिश्तेदारों में सभी की आंखें नम हो गई। भाई भाभी फुट फुट कर रो रहे थे। कार्तिक भी अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पा रहे थे। खुद उनके बच्चे भी नाना नानी को याद कर एक कोने में बैठ सिसक रहे थे। तब मीनाक्षी की आंखों में एक बूंद आंसू न था। पता नहीं इस पर ऐसा वेदना और दुख की घड़ी में उसके मन में जाने कैसी असीम शांति छाई थी। अपने इस कुकृत्य के लिए वे समाज और परिवार के गुस्से का शिकार भी हुई, पर किसी के व्यंग वाणों को तानों का कोई असर न हुआ। कल ही माँ बाबूजी की 13वीं निपटी थी। बीच में एक बार वकील साहब आकर उससे मिल कर जा चुके थे। दरअसल माँ बाबूजी की इंश्योरेंस पॉलिसी के 15 लाख रुपए उसे मिलने थे, क्योंकि माँ बाबूजी ने उसे ही नॉमिनीज बनाया था। आज माँ बाबूजी वाले किराए के घर को खाली किया जा रहा था। ज्यादा कुछ सामान तो नहीं था, बस रसोई घर में कुछ बर्तन, बरसों पुराना उनका पलंग, अलमारी, साथ ही कुछ छोटा सामान। कमरे में एक कोने में स्टूल, दीवार पर लगी माँ बाबूजी की फोटो। यही फोटो उनकी जवानी के दिनों की, जिसमें मैं बाबूजी के भव्य चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें, माँ की कजरी भोली चितवन दिखती ही बनती थी। माँ की अलमारी देखते वक्त माँ की पसंदीदा साड़ी मीनाक्षी की निगाहें ठहर गई। ये साड़ी बाबूजी ने उन्हें शादी की 60वीं सालगिरह पर दी थी। गुलाबी बूटों से सजी सुनहरे गोटों वाली साड़ी माँ को अत्यंत प्रिय थी।
पेज चढ़ उठाकर मीनाक्षी ने अपने सीने से चिपका ली। पल भर को ऐसा लगा, महसूस हुआ कि मानो वे माँ के सीने से जा लगी। तभी उसे साड़ी की तह से एक पर्ची सरकती हुई नीचे जा गिरी। कौतूहलवश मीनाक्षी ने उसे उठाया। ये माँ के हाथों लिखी एक छोटी सी चिट्ठी थी, जिस पढ़कर मीनाक्षी आंखों से अधधारा बह चली। प्रिय बेटी मीनू, हमारी जिंदगी सांस नजदीक है। ईश्वर ही जाने कितने दिनों सांसों की मोहताज बची है हमारे पास। बेटी, हमारी कोई वसीयत नहीं है जिसे हम तुम बच्चों के नाम करके जा सके, मगर संस्कारों की जो दौलत मैंने तुम्हें दी थी, तुमने आज तक भली भांति सहेज रखी है। इसके अलावा जान अनजान तुमने एक माँ की पूरी विरासत अपने अंदर सजो ली। प्रतिफल मैंने तुम्हें कर्मों के रूप में साकार होते हुए देखा। कितनी विचित्र सी बात है कि वसीयत देने वालों की इच्छा पर तथा विरासत लेने वालों की इच्छा पर निर्भर होती है। वसीयत हमारी कोई है नहीं और विरासत तुम अपने आप ही संभाल चुकी हो, तो इस नाते हमने तुम्हें अपनी बीमा पॉलिसी का नॉमिनीज बनाया। हमारा आशीर्वाद समझकर पॉलिसी की इस छोटी सी रकम को तुम जहाँ चाहे वहाँ खर्च करना। सदा खुश रहो मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ। इतने दिनों का दर्द किसी फोड़े सा फोड़ कर बाहर निकला। जी भर कर रो लेने के बाद उसका मन बिल्कुल हल्का हो चुका था। माँ के इस पत्र ने जैसे उसे सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर ही दी। अब उस पर सुबह वकील साहब के आने का इंतजार था। दीदी, आप जो भी निर्णय लो, मुझे बस इतना कहना कि बाबा जी अंत्येष्टि से लेकर 13 तक आपके भैया ने आपके सारे फर्ज बेखूबी निभाए। पैसों की तंगी होते हुए भी उन्होंने हम सबकी इज्जत पर आँच न आने दी और पानी की तरह पैसा बहाए। भाभी ने इशारों में अपनी बात मीनाक्षी के आगे रख दी। ओह भाभी, तुम अभी तक नहीं समझ पाई माँ बाबूजी को जीते की पीड़ा को। उन्हें जीते जी हमसे थोड़ी भी देखभाल और अपनापन चाहिए था, न कि मरने के बाद ये दिखावा। वैसे भी आपने ये सब बाबूजी माँ बाबूजी के लिए नहीं, बल्कि समाज में अपनी साख बनाने के लिए किया। सोचते हुए मीनाक्षी का मन उदास हो चला। देखो मीनाक्षी, जो करना बहुत सोच समझ के करना। अपने बच्चे के भविष्य का सवाल है। कार्तिक ने उससे अधिक बोल जरूर नहीं समझा। आखिर मीनाक्षी उसकी पत्नी थी, वह जो भी फैसला लेगी उसके पक्ष में ही होगा, इस बात का पूरा विश्वास था। वकील साहब, माँ बाबूजी के बीमा की सारी रकम 15 लाख रुपये में उस वृद्ध आश्रम में दान करना चाहती हूँ, जहाँ हर तरफ से निराश होकर मैंने उनके रहने की व्यवस्था की थी। मुझे नहीं लगता कि इस राशि के लिए इससे उपयुक्त पात्र कोई और हो सकता है। मीनाक्षी ने दृढ़ शब्दों में अपना निर्णय सबके सामने रख दिया, जिस सुनते ही वकील साहब के अलावा हर किसी की आंखें खुली रह गई। मीनाक्षी ने कोने में रखी माँ बाप की फोटो पर निगाह डाली। उसके चेहरे की निर्मल मुस्कान जैसे अपने मन की असीम शांति के बयां कर रही थी और उसे सही फैसला लेने पर बधाई दे रही थी और बीमा की सारी रकम वृद्धा आश्रम में दान कर दी। अगर दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।